नमस्कार साथियों, इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जो संपत्ति या प्रॉपर्टी बनाए हैं उसके लिए क्या क्या कागजात बनवाए हैं, मोहरे मरवाए हैं, सिग्नेचर करे हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाए हैं और जाने क्या क्या कार्यवाही किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वह हमारी नहीं है, क्योंकि एक अज्ञात शक्ति है जो हमारी प्रॉपर्टी पर शासन करती है। जो हम कागजात बनवाए हैं वह केवल ऊपरी सतह पर बना है, लेकिन उस पर प्रकृति शासन कर रही है, उसे नियंत्रण में ले रही है। जैसे हमारी कोई संपत्ति है तो वह मेरी तभी होगी जब उस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण न हो, वह पूर्ण रूपेण मेरी हो, मैं उस पर शासन करूं, तभी तो वह मेरी कहलाएगी। लेकिन प्रकृति जो है उस पर तरह तरह से अपने शासन करती है। अब जैसे मान लीजिए हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई हैं, अचानक भूकंप आ जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग ध्वस्त होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उस पर सूर्य इतनी धूप डालता है कि हमारी फसलें सूख जाती हैं। बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में क्या होता है, इतनी बाढ़ आती है कि गांव के गांव बह जाते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते। उस अज्ञात शक्ति के नियंत्रण हम कर ही नहीं पाते और वह शक्ति हमारे ऊपर अपनी इच्छा अनुसार शासन करती है। अब जैसे कल कारखानों में मशीनें हैं, लोहे की मशीनों हैं, तो उनमें तो जंग लग जाता है ना। वह प्रकृति की एक लीला है जो जंग को उत्पन्न कर देती है। और मशीनें बहुत समय तक जंग रहने पर क्या होगा? खराब हो जाएंगी, वह एक दिन चरमरा कर टूट जाएंगी। तो इस प्रकार अनेक तरह से प्रकृति हमारे ऊपर शासन करती है। अब जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, अनेक लोग कोरोना से ग्रसित थे और एक दिन ऐसा समय आया कि देश में जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी वो प्रॉपर्टी छोड़कर उन्हें अपने पैतृक निवास की ओर जाना पड़ा। रेलगाड़ियाँ बंद थी, चलने फिरने के लिए कोई साधन न था। तो क्या हुआ, सब लोग पैदल ही चल पड़े अपने पैतृक निवास की तरफ। अब प्रॉपर्टी को कौन देखता है? तो प्रकृति इस प्रकार हमें नियंत्रण में लेकर अपना शासन कर रही है। तो ऐसा है कि हमारा जो जीवन है वह दो प्रकार के गणितों पर निर्भर है, एक लोअर मैथमेटिक्स और एक हायर मैथमेटिक्स। लोअर मैथमेटिक्स में चीज़ें जितनी रहेंगी उसमें यदि हम एक जोड़ दें, चाहे बढ़ोतरी कर दें तो वह बढ़ जाएगी, और यदि उसमें से कुछ निकाल लें तो वह घट जाएगी। वह घटने बढ़ने वाला गणित है, यह लोअर मैथमेटिक्स हुआ। और एक हायर मैथमेटिक्स है जो प्रकृति द्वारा रचा हुआ है। प्रकृति वह यह नहीं देखती कि हमने कैसा गणित बनाया है, जोड़ घटाने के नियम बनाए हैं कि गुणा भाग के नियम बनाए हैं, वह कुछ नहीं देखती। वह अपने बनाए हुए नियम कायदे के अनुसार हमें चला रही है। उसका बनाया हुआ गणित हायर मैथमेटिक्स कहा जाता है। वहाँ चीज़ें देने से बढ़ जाती हैं, वहाँ 2 और 2 5 होते हैं, और ऐसा होता है कि 2 और 2 कभी कभी 3 भी रह जाते हैं। अब जैसे हम कोई एक वस्तु है तो वह अनेक कणों का
जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का सांघातिक रूप है, परिवर्तित रूप है, उसमें अनेक हैं, वह एक ही नहीं है, उसमें अनेक हैं। उसी लिए कहा गया कि 2 और 2 5 होते हैं। अब जैसे हम कोई भी वस्तु देते हैं किसी को, तो वह कालांतर में क्या होता है, कुछ अधिक होकर हमारे पास वापस लौट कर आता है। अब जैसे पीसी हुई मेहंदी है, हम उसे 10 लोगों में बांटें या दें तो क्या होगा, उनका हाथ तो लाल होगा ही, बांटते बांटते हमारा हाथ भी लाल हो गया। तो ऐसा होता है कि देने से जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये हायर मैथमेटिक्स का कमाल है। और कभी कभी 2 और 2 3 भी रह जाते हैं। जैसे कोई बालक पहली कक्षा में पढ़ रहा था, पास हुआ तो दूसरी कक्षा में गया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि दूसरी कक्षा में वह 2 वर्षों से फेल हो रहा है, तीसरी कक्षा में जा नहीं पा रहा है। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि उसे फिर पहली कक्षा में बैठा दें कि तुम कमज़ोर हो, पहली कक्षा में पढ़ो, फिर से शुरू करो। ऐसा तो करने से तो अन्याय होगा ना उसके साथ। हाँ, यह हो सकता है कि वह मेहनत करे तो तीसरी कक्षा में जा सकता है पास होकर, तो किंतु उसका समय तो नष्ट हुआ ना। इसलिए यहाँ 2 और 2 3 नहीं मान ले कि 2 और 2 3 होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। अब जैसे हम संसार के नक्शे को अपने सामने रखें तो वहाँ जो देखेंगे कि अटलांटिक महासागर जहाँ था है, वहाँ पहले अटलांटिक महादेश हुआ करता था। अचानक ऐसा हुआ कि वह महादेश नीचे समुद्र में डूब गया और एकाएक पूरा वह महादेश डूब गया। अच्छा, तो फिर उसी के नाम पर हम अटलांटिक महादेश को, उसी के नाम पर सागर का नाम अटलांटिक महासागर पड़ गया। वहाँ एक महादेश था। अब भारत में जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि पृथ्वी का जो धरातल है वह ऊपर की तरफ उठने लगा। उठते उठते इतना ऊंचा उठा कि वह हिमालय पर्वत बन गया। तो कहने का मतलब प्रकृति जो है हमेशा क्रियाशील रहती है। वह समुद्र को स्थल बना सकती है और स्थल को समुद्र में डुबा सकती है। आज जो महादेश हम देख रहे हैं वह सुदूर भविष्य में क्या होगा, कभी डूब भी सकते हैं। और समुद्र के नीचे जो मिट्टियाँ नदी द्वारा लाई गई हैं, जमा हो रही हैं, वह एक दिन महादेश बनकर उभरेगा, तो वहाँ एक नए महादेश का निर्माण होगा। यह सब प्रकृति की लीलाएं हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति हमारे ऊपर शासन करती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा है कि जैसे प्रकृति की अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वे हमें नियंत्रण में लिए रहती हैं। जैसे मान लीजिए प्रकृति की ऊपर हम यदि शासन करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। उसके आगे हमारी संपत्ति, हमारा धन दौलत कुछ नहीं है, एक बिंदु के समान भी नहीं है। वह जैसे हमें घुमाएगी, जैसे हमें नचाएगी, जैसे हमसे कार्य करवाना चाहेगी, वैसे हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम तो अपने अंदर अहंकार पाले रहते हैं ना कि यह मैंने बनाया है, यह मैंने किया है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, वह प्रकृति हमारे द्वारा हमसे वही कार्य अपनी इच्छा अनुसार करवा रही है और हम समझते हैं कि मैंने किया। ऐसा नहीं होता है। उसकी शक्ति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो समुद्र के नीचे ऐसे है कि जैसे मूंगे के पहाड़ हैं, उनके नीचे और तरह तरह के संपत्तियां जैसे मोती और कीमती पदार्थ भी पाए जाते हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर भी अनेक प्रकार के रत्न छिपे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा जाता है। जैसे कोयले की खान से हीरा निकलता है, सोने की खान से सोना निकलता है, लोहे की खान से लोहा निकलता है,
कोयला निकाला जाता है। यही सब तो प्रकृति की संपदा है। प्रकृति में ये परिवर्तित होने का ये जो है परिवर्तित का ही रूप है। पहले पेड़ पौधे जो पृथ्वी में धंस गए थे, वही कालांतर में कोयले के रूप में परिणत हो गए। तो उसी को हम आज कोयले के रूप में निकालते हैं। और कोयला भी जो है कभी कभी हीरे के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। कोयले की खान से ही हीरा निकाला जाता है, हीरा भी उसी में से मिलता है। वह कोयला ही कालांतर में हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब प्रकृति की संपदाएं हैं। हम उस प्रकृति पर कुछ शासन नहीं कर सकते, और हमें उचित तो यही होगा कि हम उसके नियंत्रण में रहें, उसकी शरण में जाएं, और परमात्मा से भी हम संयुक्त रहें, क्योंकि ये सारी संपदा, सारे धन दौलत सब उन्हीं का दिया हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उनकी शरण में जाकर उनसे योग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।